ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इक्वेशंस को हम थ्रू फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजिंग मेथड से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई। अच्छा, मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस फ्रॉम शाहिद जमाल्स बुक। शाहिद जमाल साहब की बुक से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अंदर अगर आप ये बुक लेते हैं तो एक्सरसाइज नंबर 5 पर जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो एक्सरसाइज नंबर 5 में आपके पास लीनियर इक्वेशंस के भी क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज नंबर 5 में ही आपके पास कंटिन्यूटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन हैं। तो चूंकि हमारे जो ये लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स में मैंने लीनियर इक्वेशन को अलग चैप्टर के तौर पे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अलग चैप्टर के तौर पे रखा है, लेकिन यहां पर इन्होंने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक ही चैप्टर में रखा। तो चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। ठीक है भाई, इस बुक में आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.90 या क्वेश्चन नंबर 90, देखिए ऐसा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। क्या है भाई? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टराइजिंग मेथड से आप इसको किस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसको हमने देखना है। तो हमारे पास जो पहला सवाल है वो है 5.90, तो उसको देखते हैं। अच्छा भाई, 5.90 या क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, और ये बराबर है किसके भाई? 0 के बराबर है। अच्छा, हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये हमेशा किस फॉर्म में होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर क्या है, ये a क्या है? 1 है, b क्या है? 5 है, और c क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर? दूसरी बात यह है कि आपके इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगी किसकी? वेरिएबल की, वो क्या होगी? वो 2 होगी। तो आप यहां पर देखें कि भाई मैक्सिमम पावर 2 है, अगला जो वेरिएबल है उसमें 1 है। मैंने मैक्सिमम का ये नहीं कहा कि हर वेरिएबल में जहां वेरिएबल आएगा सब पर स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा मैंने आपको कि मैक्सिमम पावर क्या होगी? वहां पर 2 होगी। तो मैक्सिमम क्या है? 2 है। मैक्सिमम का मतलब क्या है? उससे कम होगी, फिर उससे कम हो सकती है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? एक्स, यानी इस पर क्या है? 1 पावर है और इस पर पावर क्या है? 2 है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं थ्रू फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या करना है? आपने फोकस करना है हमेशा किस चीज के ऊपर, यानी इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है? ये जो मिड टर्म आपको नजर आ रही है, मिड टर्म कौन सी वाली? मिड टर्म का मतलब ये है कि ये कभी ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर आपको मिड में लिखा हुआ मिले। तो मिड टर्म का मतलब ये नहीं कि कोई सी भी मिड टर्म, आपने पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इक्वेशन किसी भी तरह से आपको दी जा सकती है, उसको घुमा फिरा कर टेढ़ा मेढ़ा करके आपके सामने रखा जा सकता है, लेकिन आपने क्या करना है? उसको जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में लाने का मतलब क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपकी जनरल फॉर्म। आप इसको पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे, फिर उसमें पकड़ेंगे मिड टर्म को। मिड टर्म को फिर क्या करना है? आपने ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है, हमारा डिस्कशन इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारा मकसद है, बाकी चीजों पर बात करना मकसद नहीं है। आगे के टॉपिक्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर हम इसकी फर्दर एप्लीकेशन पर भी जाने वाले हैं कि ये यूज कहां होगा, कैसे यूज करेंगे, ये सारी बातें करेंगे वहां पर। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है? सिर्फ इनको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है भाई, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि मैंने कहा पहले आपने जनरल फॉर्म में लाना है। जनरल फॉर्म में लाने के बाद आपने पकड़नी है मिड टर्म, और इस मिड टर्म को, यानी जो एक्स वाली टर्म होगी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं, एक्स वाली जो टर्म होगी उसको पकड़ना है और उसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है वो मैं बताने जा रहा हूं। आपने करना क्या होगा? देखें, ये जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट यानी a, इसको आप क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, c के साथ। स्टेप समझते जाएं। पहला स्टेप क्या करना है आपने कि आपने लेना है a को, और a को मल्टीप्लाई करना है किससे? c से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं a को c से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, और आपका ये जो काम होगा ये रफ काम होगा। ठीक है, साइड पे आपने करना है। कैसे करना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बराबर होगा किसके? 6 के। राइट, तो अब मेरे पास ये जो आंसर आया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आंसर आया मेरे पास, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका आंसर है 6, ठीक है, यानी अब यहां पर 2 ऐसे नंबर्स लाएं
ध्यान से सुननी बात, दो ऐसे नंबर्स लाएं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या मिले, मुझे 6 मिले, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिले, ये जो मिड में नजर आ रहा है मुझे 5, ये मिले। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात कि अब मुझे दो नंबर्स ऐसे लाने हैं कि उन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर क्या मिले, 6 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस या सब्ट्रैक्ट या ऐड करूं तो मुझे ये मिलनी चाहिए मिड टर्म, यानी 5 मिलना चाहिए। तो सोचें जरा क्या हो सकता है। आपने कहा भाई पहले दिमाग में आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो क्या होगा 6, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो भी क्या बनता है 6। तो मल्टीप्लाई करने से ये दो नंबर, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो क्या आएगा 6 आएगा। क्या मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूं, अगर मैं 2 + 3 करता हूं तो आंसर क्या मिलता है 5। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या कर दिया है, इसके फैक्टर बना दिए। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या है आंसर मेरे पास 6 आया, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं यानी 2 + 3 करूं तो ये बनता है 5, और ये 5 ही तो चाहिए जो मिड में आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करूंगा भाई, ये जो 5 आ गया मेरे पास इन दो नंबर से 2 और 3 से। अब यहां पर सिर्फ 5 नहीं लिखा हुआ बेटा, बल्कि लिखा है 5x। तो बेसिकली मुझे तोड़ना किसको है, मुझे फैक्टर में किसको तोड़ना है, ठीक है, वो तोड़ना है किसको भाई, 5x को तोड़ना है, ना सिर्फ 5 को। तो 5x को क्या करूं मैं, 5x के दो हिस्से कर रहा हूं मैं। कैसे दो हिस्से कर रहा हूं, 2x + 3x। तो 2x + 3x आप दोबारा से इसको जब जमा करेंगे तो वापस से वही मिलेगा, यानी इसको तोड़ना ऐसे आपने कि उसको जब ऐड करें तो वो वापस से वही नंबर बनना चाहिए जो मिड में आपके मौजूद है। तो क्या करूंगा मैंने इसको तो एडिटिव लिखा, बाकी चीजों को नहीं छेड़ना है आपने। यहां मैंने x² को तो बेटा एडिटिव लिखा, और यहां पर 5x की जगह पर क्या लिख रहा हूं, 2x और प्लस 3x और प्लस 6, और ये बराबर है किसके, 0 के बराबर है। अब जरा आप देखें तो यहां थी ऊपर कितनी टर्म्स थी, 1, 2 और 3 टर्म्स थी। अब ये ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद कितनी टर्म्स बन गई, 1, 2, 3 और ये 4 टर्म्स बन गई। अब अगला जो आपने काम करना है वो क्या करना है, आपने यहां पर बनाने हैं दो पेयर। कैसे, एक तो ये हो गया ये वाला पेयर, ये 2 टर्म्स का, और फिर यहां पर अगला पेयर क्या होगा, 3x + 6। अब अगला जो आपने काम करना है वो क्या करना है, आपने यहां पर बनाने हैं 2 पेयर। कैसे, एक तो ये हो गया ये वाला पेयर, ये 2 टर्म्स का, और फिर यहां पर अगला पेयर क्या होगा, 3x + 6। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये करना है कि हर पेयर में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी पहला ये पेयर है और दूसरा ये रहा पेयर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सोचते हुए चलेंगे। देखिए शुरू में स्टेप्स याद रखना, उन पर इंप्लीमेंट करते हुए चलना, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो हमारा ये प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है कि हमारा दिमाग हमें खुद गाइड कर रहा होता है, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। ठीक है, लेकिन ये चीज आती कहां से, ये प्रैक्टिस से ही आती है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगी। लेक्चर सुन लिया आ गया, ऐसा नहीं होगा, खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेक्चर सुना, कॉन्सेप्ट मिल गया, बात समझ आ गई, अच्छी बात है। अब उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आज तो आपने सुना है, आज तो दिमाग में है, कल परसों 2 दिन बाद भूल जाएंगे सब। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे जरूरी काम है। ओके भाई, तो क्या कहा मैंने आपको, इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है, और इसी तरीके से फिर इन दोनों में देखना है क्या कॉमन है। तो पहले मैं इन दोनों में देखता हूं। आपने क्या भाई, इन दोनों में कॉमन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, यहां पर x है और यहां पर भी क्या है, x है, लेकिन दोनों के x की जो हालत है, जो शक्लें इस वक्त वो एक जैसी तो नहीं है। यहां पर क्या है, आपने कहा भाई यहां पर x² है, तो x² का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर ऊपर ही लिखता हूं, x² का मतलब होता है x × x। और यहां पर क्या है, यहां पर आपने कहा भाई सिर्फ x है, तो आपने क्या करना है कि दोनों में देखना है कॉमन क्या है। आपने कहा भाई यहां पर x × x है, यानी यहां से उठाऊंगा एक ये वाला x और ये वाला x, इन दोनों को क्या ले लूंगा, ये दोनों तो कॉमन मिल रहे हैं ना मुझे, यहां पर ये दोनों क्या है, कॉमन। यहां बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ x बचेगा। क्या करूंगा, कॉमन ले लिया, जब कॉमन लूंगा तो उसको मैंने लिखा और फिर लाऊंगा यहां पर ब्रैकेट। मैं कॉमन लेने का मतलब भी बताता हूं।
ठीक है भाई, कॉमन ले लिया आपने। अब यहां पर आप कह रहे हैं भाई ये x कॉमन ले चुके, ये x कॉमन, जो कॉमन ले चुके फिर वो अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप वो कॉमन ले चुके हैं। अब यहां बचा कितना, एक्स स्क्वायर, यानी मैं यूं कह सकता हूं, अपने समझने के लिए यूं कह सकता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कह सकता हूं, भैया 2x थे या 1x था, तो क्या किया, इन दो में से एक उठा के बाहर ले गए, और ये वाला x एक ही था, इसको पूरा उठाकर बाहर ले गए। ठीक है, तो अब यहां पर जो बचा x, तो कितना बचा, आपने कहा एक ही x बचा, क्योंकि 2x में से एक तो आप बाहर ले जा चुके। ठीक है, तो अंदर, यानी ये समझ लीजिए ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट एक कमरा है, इस कमरे के अंदर कितने x थे, इधर आपने कहा भाई 2x इधर थे, 1x उधर था, आपने क्या किया, ये वाला x और ये वाला x उड़ाए बाहर ले गए, अंदर क्या बचा, आपने कहा अंदर सिर्फ एक ही x बचा, ये वाला, तो ये आ गया x। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या आ गया, आपने कहा भाई प्लस ये वाला जो x था, आपने कहा भाई ये भी ले जा चुके हैं आप बाहर, तो बचा कितना, यहां पर 2 बचा। देखिए आप कॉमन लेने का मतलब समझे, जब मैं इसको वापस से मल्टीप्लाई करूंगा, आप कहते हैं ना कि भाई जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों से होगा। अब जरा देखें क्या होगा, ये x जब वापस इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर वही चीज बन जाएगी, और फिर प्लस x मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। यानी कि कॉमन लेके नए तरीके से लिखने का, ये उसी की ही फॉर्म है, यानी कि ये और ये, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। हम ये काम कर इसलिए रहे हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, हम उस वैल्यू को जानना चाह रहे हैं, ये तरीका है वैल्यू जानने का। ठीक है, अच्छा, यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों बातें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों के अंदर। अब इसी तरीके से यहां पर अगर मैं देखूं तो ऐसे बजायर तो मुझे कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, करना क्या है, आपने कहा ये 6 है, 6 को अगर मैं लिखना चाहूं इस तरह लिख सकता हूं, कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 2 जा 6 बन जाएगा वही। अब आपको नजर आया, आपने कहा हाँ भाई इस 6 के अंदर 3 छुपा हुआ था जो कॉमन था, कॉमन है ना, यानी 3 इधर भी है, 3 इस 6 के अंदर भी क्या है, 3 मौजूद है, तो 3 ये वाला 3 और ये 3, ये दोनों क्या मिले मुझे, कॉमन, उठा के बाहर ले आओ। जब ये बाहर ले आए आप, ये आ गया 3, अंदर क्या बचा, आपने कहा भाई ये 3 और x था, 3 आप कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या, सिर्फ x, और इस 6 के अंदर जो 3 था वो आप कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या, बचा सिर्फ 2। ठीक है भाई, समझ आ गई बात यहां तक के। अब आपने कहा, अब आपने जरा एक और बात पर ध्यान देना है, देखें ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, टर्म के हवाले से भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि टर्म्स को जो सेपरेट करती है साइन, वो कौन सी सेपरेट करती है, वो प्लस या माइनस साइन। यानी अगर 1000 नंबर लाइन से मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप कहेंगे वो क्या, वो 1000 टर्म्स है, नहीं, वो एक ही टर्म कहलाएगी आपकी। और अगर 1000 नंबर्स के बाद बीच में प्लस साइन आया, एक और नंबर आ गया, तो 1000 नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे वो भी एक टर्म, और ये प्लस के बाद जो दूसरा नंबर है ये भी एक टर्म। तो अल्टीमेट में बोलूंगा ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1000 एक टर्म नहीं, बल्कि कितना बोलूंगा कि ये 2 टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, तो अल्टीमेट अगर मैं देखूं कि x ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ऐसे ही क्या हो रहा है, +3 ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 टर्म्स हैं। अब अगर मैं कहूं कि कॉमन जो देखा जाता है वो 2 टर्म्स में से या 3 टर्म्स में से देखा जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों टर्म्स में अगर मैं देखूं, 2 टर्म्स है मेरे पास, दोनों टर्म में कॉमन क्या, आपने कहा भाई दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है, क्या, x+2 और x+2, ये दोनों क्या ले लिया मैंने कॉमन, बाहर निकालो इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया x+2, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, आपने कहा अब ये अंदर वाला ब्रैकेट है, आपने कहा भाई x+2 बाहर कॉमन ले चुके हैं, आप क्या बचा यहां पे, सिर्फ x, लिख दो x। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने कहा इसमें देखो, इस वाली टर्म में देखो, इस वाली टर्म में से भी x+2 अब बाहर ले चुके, तो अंदर क्या बचेगा, प्लस और फिर 3। ठीक है भाई, अच्छा इधर एक काम और करना है आपने, ये ऊपर भूल गया मैं लिखना, =0, ये बोलना नहीं है। ठीक है, =0, और यहां पर भी क्या होगा, ये =0। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई, फैक्टर्स लिए आपने, फैक्टराइज किया, अब अल्टीमेट आपके पास ये सिचुएशन बन गई। जब ये सिचुएशन बन जाए, ये वाली सिचुएशन के 2 ब्रैकेट्स आ गए आपके पास, दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं और वो बराबर है किसके, 0 के, यानी हम क्या कहेंगे यहां पर कि x+2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और x+3 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहां पर आ जाता है x+2 = 0, यू लिखूंगा, और यहां पर भी क्या करूंगा, x+3 = 0।
तो यहां पर क्या हो गया, मैंने कहा भाई x बराबर हो जाएगा, यहां पर पहले से 0 था, +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा -2, तो ये आ गया x किसके बराबर, -2 के बराबर। और यहां पर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0 -3, और ये भी हो जाएगा भाई क्या, -3, यानी x की मुझे मिली दो वैल्यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगी। क्यों दो वैल्यूज मिलेंगी, सवाल है ना कि क्यों दो वैल्यूज मिलेगी। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कोई एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाऊंगा, बस छोटी सी बात बताकर वापस सॉल्यूशन पर आएंगे हम। बस दिमाग में आया कि मैं आपको बता दूं तो बता रहा हूं। आगे डिस्कशन है हमारा, जो भी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं इस पे हमारा आगे डिस्कशन है। अभी डिस्कशन नहीं है, अभी तो सिर्फ इतनी बात समझाना काफी था इस चैप्टर के अंदर कि भाई वैल्यूज निकल गई, दो आ गई, दो वैल्यू निकालनी है आपने, इतनी बात समझा। लेकिन अब मैं समझाने जा रहा हूं कि दो वैल्यूज क्यों आती हैं। देखिए लेट्स सपोज ये है आपका ग्राफ, ठीक है भाई, ये रहा आपका एक्स एक्सेस, ये रहा आपका वाई एक्सेस। अगर मैं कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनाता हूं, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला, ठीक है। अब ये पैराबोला जो है, जरा देखें, एक्स एक्सिस को दो जगह से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहां से भी कट कर रहा है, यहां से भी कर। अच्छा, ये पैराबोला कुछ इस तरह भी बन सकता था, इधर नेगेटिव में कट करता, यानी इधर एक्स क्या होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है, और इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। यानी यहां से एक ये वाला पॉइंट में देखूं तो एक्स को यहां से भी कट कर रहा है और यहां से भी कट कर रहा है। किसी भी तरह बन सकता है ये पैराबोला, ठीक है, इसमें कोई कैद नहीं है आपके। देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, पैराबोला ये बनता हुआ जा रहा है, और ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहां से अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इंक्रीज होते 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 कहां पहुंचा, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, जहां पर ये क्या हो गया, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। फिर ये क्या हो गया, टर्न हुआ। टर्न का मतलब अब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पर जाएगा। ये जो ट्रेंड था इधर से इधर तक का, इस पॉइंट तक का, ये कैसा था, इंक्रीजिंग ट्रेंड था। और यहां पर आकर अब क्या होगा, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पर आ जाएगा। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, जो टर्निंग पॉइंट होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, वर्टेक्स का नाम दूंगा, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर ये किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसे बोलते हैं बेटा रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स, ये भी रूट है, ये भी रूट है, रूट्स, ठीक है। आ गई बात समझ। तो अब ये क्यों समझाया, अब देखें, आपको वर्टेक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं इसके अंदर से x जानूंगा तो एक ही वैल्यू मिलेगी ना मुझे। लेकिन यहां जरा x देखें कितने मिल रहे हैं आपको, रूट्स कितने मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि दो जगह से कट करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलती है, इस वजह से हमें क्या मिलती है, हमेशा x की दो वैल्यूज मिलती हैं। ये वजह बताई है मैंने आपको, ठीक है। मैं भी इसकी और डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। इतना काफी है फिलहाल आपके लिए कि मैं आपको ये बता दूं कि दिमाग में अमूमन बच्चों के ये सवाल होता है कि भाई ये रूट्स की हमें दो वैल्यूज क्यों मिलती हैं और वर्टेक्स की एक्स के लिए एक वैल्यू क्यों मिलती है, ठीक है। तो वो वजह मैंने आपको बता दी कि एक्स के लिए दो वैल्यूज मिलने का रीजन क्या है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि ये जो रूट्स है एक्स को क्या करेगा, दो जगह से कट करेगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, उसके रूट्स कहलाएंगे। इस वजह से एक्स की क्या मिलती है, हमें दो वैल्यूज मिलती हैं, राइट। समझ आ गई बात। अच्छा भाई, अब ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में होती है आपसे मुलाकात।